मेरा राइट हैंड चलता है सर। कौन सा चलता है? ये हाँ, तो उसकी फर्स्ट मूवी में ये बना फर्स्ट मूवी में फुल तक बना लो इसको, ये छोटे से, ठीक है। और इसको है ना ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई किसान दोस्त चैनल पर। मेरा नाम है यश जाट। किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसे व्यक्तियों से मिलवाने वाला हूं जो पिछले 2 दिनों से लगातार यात्रा करके स्पेशल यहां पर आए हैं। आप सभी छत्तीसगढ़ से हैं और आप प्रगतिशील किसान चेतन भैया है। तो चेतन भैया, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के अंदर मैं सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा तय करके हमारे यहाँ आए। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को बताइए, आप छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए हैं स्पेशल। तो छत्तीसगढ़ से सर हम लोग जैसे आपका वीडियो 4 साल पहले से देखते आ रहे हैं जी। और अपने यहाँ धान के बाद की खेती धान ही होती है जिस पे उत्पादन हमारा नहीं आ पाता है। लास्ट में पानी की कमी के कारण फसल नहीं हो पाती, तो हम उसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। जैसे कि गेहूं है, हमारे यहाँ अधिकतम उपज 10, 12, 13 या 14 क्विंटल तक का रहता है और यहाँ हमने आपके वीडियो के ज़रिए देखा कि 30, 40 क्विंटल तक का यहाँ किसान आराम से ले रहा है फसल। तो आप यहाँ किस तरह से खेती कर रहे हैं या किस तरह का आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, उसको ढूंढने या उसके बारे में सीखने या समझने के लिए आपके पास आए। जी। तो आप छत्तीसगढ़ से स्पेशल आए हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो गेहूं का उत्पादन होता है वो किस तरीके से होता है। तो पहले सबका मैं परिचय करवा लेता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने भी सभी से एक एक करके नाम नहीं पूछा है, तो पूरी जानकारी मैं ले लूँ। सर, आपका क्या नाम है? सूरज वर्मा। सूरज जी वर्मा। आप हाँ। कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? डिस्ट्रिक्ट अपना बेमेतरा। बेमेतरा। सर आप? मैं रोहित वर्मा, डिस्ट्रिक्ट बेमेतरा, ग्राम तेलगा, पोस्ट अंदनगांव, तहसील बेल्ला। मैं कोमल साहू, डिस्ट्रिक्ट बलौदा बाजार, ग्राम किरवई, तहसील सिमगा। गजेंद्र साहू, डिस्ट्रिक्ट बेमेतरा, आनंदगांव, बेल्ला। तो सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर आए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये खेत। ये खेत जो है हमारा फर्स्ट स्टेज पर है। यहाँ पर हमने खाद उर्वरक सारा देखकर खेत को रेडी किया है। आपके वहाँ किस तरीके से रेडी करते हैं खेत? जैसे हम लोग धान की कटाई करते हैं सर, मोस्टली हम लोग नवंबर से जो लेट वैरायटी है 15 नवंबर से हम लोग कटाई स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे लिए सबसे पहला चैलेंजिंग चीज़ है पराली को हम किस तरह से उसका प्रबंधन करें। तो पशुओं के लिए पराली उठाते हैं, उसके बाद फिर खेत में जैसा भी हो आग लगा दिए, या आग तो लगाना नहीं चाहिए लेकिन हमको लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर कल्टीवेटर से 2 बार कल्टीवेट करते हैं। अब उसके बाद जिन भाइयों के पास रोटावेटर है वो रोटावेटर का उपयोग करते हैं, और जिनके पास नहीं है वो हैरो, जो ट्रैक्टर से हैरो का एक उपकरण है, उसको लगा के फिर मिट्टी को बारीक करते हैं। फिर उसके बाद बिजाई के लिए सीड्रिल मशीन या सीधी बिजाई, दोनों प्रकार की बिजाई हमारे यहाँ होती है। तो जिसके पास साधन है वो बिजाई सीड्रिल से करते हैं। उसके बाद फिर उसमें खाद उर्वरक आगे जैसे जैसे पौधा ग्रोथ करता है या बढ़ता है उस हिसाब से हम लोग मैनेजमेंट करते जाते हैं उसको। जैसे आपने बताया खाद उर्वरक, वो आप कब देते हैं? सर, बोने के टाइम पे हम लोग प्रति एकड़ पे, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं 1 एकड़ खाद DAP हो या 12-32-16 जो आपको मैंने देख के वो सीखा उसको मैं डाला। उसके बाद फिर जो पानी लगाने के बाद पौधा बाहर आया, फिर 20-21 दिन के बाद का जो पानी रहता है दूसरे पानी, उसमें हमने यूरिया और जिंक दिया। उसके बाद फिर 20-25 दिन में जैसे जैसे मिट्टी हल्की होती जाती है, हमारे यहाँ वैसे अमूमन भारी मिट्टी है जो अधिक नमी धारण करके रखती है, तो उस हिसाब से पानी का शेड्यूल रहता है। उसके बाद फिर उसमें हम लोग दूसरा पानी लगाएंगे तो फिर यूरिया देंगे। तीसरे पानी में ज़्यादातर किसान यूरिया नहीं देते और ऐसे ही पानी चलाते हैं और पोटास डालते हैं। फिर तीसरे चौथे पानी के आसपास लगभग हमारी फसल पक जाती है और उसके बाद फिर कटाई का प्रबंधन किया जाता है। जी, आपने तरीका बताया और भैया मेरे से लगभग फ़ोन पर 2 से 3 सालों से जुड़े हुए हैं और इन्होंने यहाँ से जो बीज है वो मंगवाया, वैरायटी का चयन किया और इनको लगा कि वहाँ पर इन्होंने जो पहले उत्पादन आ रहा था उससे आपका उत्पादन बढ़ा है और अभी और बढ़ाना है। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से आप खेत तैयार करते हैं, तो अभी मैं अपना यहाँ का शेड्यूल बताता हूँ। हमारे यहाँ पर क्या होता है, फसल चक्रण होता है। फसल चक्रण में क्या होता है, हम अनाज वर्गीय जो फसलें हैं वो लगातार नहीं लेते हैं।
इससे पहले रहता है सोयाबीन, तिलहनी फसल। तो तिलहनी फसल में क्या होता है कि जो सोयाबीन हम जो लगाते हैं ना, वो यूरिया देती है ज़मीन के अंदर, नाइट्रोजन का रिसाव करती है, मतलब छोड़ती है। जब वो छोड़ती है तो नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेती है। यानी कि यदि हम सोयाबीन की बात करें तो पहले खेत में सोयाबीन लगी हुई थी ना, तो वो उसको यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसने उल्टा यूरिया खेत को दे दिया है ना। लेकिन अब जो फसल लगेगी ना, वो यूरिया खींचने वाली रहेगी। वो इससे पहले जो फसल लगी थी वो सल्फर खींचती थी ज़मीन से, क्योंकि सोयाबीन में सल्फर की ज़रूरत होती है ना, तो सल्फर वो खींचती थी। अभी जो गेहूँ लगाएंगे ना, इसमें इतनी सल्फर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो दोनों के खाने की खुराक अलग अलग हो जाती है। अभी हम बात करें खेत की तैयारी की, तो आप यहाँ पर खेत देख रहे हैं। तो जैसे ही सोयाबीन कटाई हो जाती है, कटाई होने के बाद इसकी जुताई हो जाती है, खेत सूख जाता है। और इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये देखना होता है कि कच्ची जुताई नहीं करना है। कई बार क्या होता है, खेत गीला होता है, सही से कल्टीवेटर लग नहीं पा रहा है, अपन सिर्फ ऐसे ही कर देते हैं ना ऊपर से, तो खेत अच्छे से वो खुलता नहीं, बिखेरना जिसे बोलते हैं ना, खेत को बिखरना। तो उसके लिए पर्याप्त नमी ख़त्म हो जाए, है ना, उसके बाद इसको बिखेर देना चाहिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देसी खाद लगभग 2 या 3 साल में हर साल हम देसी खाद देते हैं। ठीक है। अभी करना क्या होता है, जब हम खेत की तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों, प्रति हेक्टेयर यदि आपने 1 से 2 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डाल रखी है तो बहुत ही अच्छा है, वो डालना चाहिए आपको। 2-3 सालों में डालते रहते हैं ना, तो खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो कम नहीं होती है। लेकिन अभी देसी खाद की दिक्कतें आने लग गई, इसलिए हम फर्टिलाइज़र वगैरह पर जा रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र का जो रेशो है वो किस तरीके से मेंटेन करना है, वो भी हम बारीकी से समझेंगे। क्योंकि गेहूँ जो फसल होती है, गेहूँ के लिए एक फिक्स खुराक है। आप चाहे धान करते हैं तो धान के लिए भी एक फिक्स खुराक है, मिर्च करते हैं तो मिर्च के लिए भी फिक्स खुराक है, लहसुन की खेती करते हैं, हर व्यक्ति होता है। जैसे भैया है, आपको चावल पसंद है, ठीक है, रोटी पसंद है, साथ में सब्जी पसंद है, ये आपका डेली रूटीन है, ये आप खाएंगे, है ना, आपको ये खाना ही है। कुछ भैया है हमारे यहाँ, राजस्थान हमारे यहाँ टच है, हमारे यहाँ हफ्ते में 1 बार दाल बाटी खाते हैं। दाल बाटी का एक चलन है, मेहमान आते हैं तब भी दाल बाटी खाते हैं, और दाल बाटी नहीं खाते ना हफ्ते भर में, तो हमको ऐसा लगता है यार कि हमने कुछ खाया ही नहीं, है ना। तो सभी तरफ का अलग अलग है। तो जो अपने पौधे हैं ना, उन्हीं का भी एक रोटेशन है। यदि हम गेहूँ की बात करें तो 1 हेक्टेयर में पूरी फसल को 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 30 किलो पोटास और 5 किलो जिंक इसकी ज़रूरत होती है। ये उसकी बेसिक खुराक है, ठीक है। लेकिन अभी मैं मध्य प्रदेश के अंदर भी देख रहा हूँ कि ये चीज़ें खेतों में नहीं दी जा रही। क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ पर भी लोग सोसाइटी के भरोसे जो खाद आ जाता है, अभी 20-20 आ गया, 20-20 का सल्फर अमोनियम वगैरह आ गया, सल्फर डाल रहे हैं खेतों में, जबकि गेहूँ को सल्फर की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों डाला जा रहा है, वेस्ट जा रहा है ना पैसा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है NPK 12-32-16, जिसके अंदर 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस, 16% पोटास है। अब होता क्या है, लोग क्या समझते हैं कि यार हमने 120 किलो में बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन देना है 1 हेक्टेयर में, यानी कि 5 बीघे हमारे यहाँ के होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि यार 1 क्विंटल दे दिया, मतलब 2 बैग दे दिया तो 100 किलो हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है कि यूरिया आएगा उसके अंदर 46%। तो यदि आप 2 बोरे लाते हैं 50-50 किलो के, तो 46 किलो ही यूरिया हो रहा है। मतलब 100 किलो में से 46 किलो यूरिया निकलता है, बाकी जाता है वेस्टेड। वो यूरिया को बचाने के लिए केमिकल की परतें रहती है जो खेत को ख़राब करती है, वो अपन डालते हैं ना, वो भी कोई काम नहीं आती है। तो 2 बोरे लाएंगे तो 46 किलो मिलेगा, ठीक है। तो यदि हम NPK का उपयोग कर रहे हैं तो लगभग आपको 4 बैग NPK डालना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो है बराबर हो जाएगी। जैसे 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, जैसे मैंने आपको बताया कि 32 किलो फास्फोरस आता है, 4 बैग डाल रहे हैं, मतलब 2 कुंटल डाल रहे हैं, तो 64 जो किलो है अपना फास्फोरस चला गया, और 32% जो है पोटास, 32 किलो पोटास आपका चला गया है, साथ में 5 किलो जिंक आपको दे देना है। जब और यूरिया का रहेगा बाद में, यूरिया बाद में देना है, क्योंकि यूरिया जो है 12% ही है, यानी कि 24 किलो यूरिया की ही 4 बैग से अपन पूर्ति कर पाए हैं। ये प्रति हेक्टेयर का है, प्रति हेक्टेयर का है ना। इसको आप एकड़ में अपने हिसाब से कन्वर्ट करना है। ये कब देना, जब एक जुताई हो जाए, दूसरी जुताई हम कर रहे होते हैं, खेत की तैयारी के समय देना है। क्योंकि सिर्फ यूरिया को छोड़कर बाकी सभी खाद को काम करने में समय लगता है। यूरिया तत्काल अपन छिड़काव करते हैं, ऐसा दूसरे दिन ही दिख जाता है, लेकिन ये जो खाद है ना, इनको थोड़ा समय लगता है। तो इनका छिड़काव अपने को खेत में पहले करना है, फिर एक बार कल्टीवेटर से भूमि को एक जैसा कर लेना है। अब खेत की तैयारी 2 तरीके से लोग करते हैं। जिनके पास पर्याप्त पानी है वो पलेवा कर लेते हैं,
ठीक है, जिसके पास पानी नहीं है, जैसे मेरे यहाँ थोड़ी कमी है तो मैं सूखे में भी करता हूँ। यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन है कि सूखे में खेती करना चाहिए या पलेवा दे के करना चाहिए, है ना। यहाँ पर भी एक सवाल आता है कि कौन सा मेथड बेस्ट है। दोनों ही मेथड अपने आप में बेस्ट है। लोग पलेवा इसलिए करते हैं कि थोड़े लंबे समय बाद पानी देने की ज़रूरत पड़े, और खरपतवार जो है एक बार गीला कर देते हैं खेत, खरपतवार ख़त्म हो जाए, एक बार उस पर जो अपना करी जो रहती है ना, एक ऐसी प्लेट रहती है, उससे अपन ऊपर की मिट्टी की परत हटा देते हैं ना। आपने देखी थी, आप पूछ रहे थे ये क्या है ना। तो उससे क्या होता है, जो खरपतवार उगते हैं ना वो वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। एक फ़ायदा ये रहता है। दूसरा, लेकिन जब क्या होता है, जब खेत इस तरीके से पूरा सूखा रहता है ना, तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है पलेवा देने में, है ना, समय लगता है। तो ऐसी कंडीशन में, लेकिन अगर अपन दोनों तरीके को देखते हैं तो दोनों ही अपने आप में बेस्ट है। सूखे में अगर आपके पास पानी की दिक्कत है तो आप सूखे में भी करते हैं, उसके भी प्रबंधन है। खरपतवार नाशक ऐसी काफ़ी सारी दवाइयाँ आ रही है जिससे अपन खरपतवार का कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब खेत तैयार हो जाए तो 4 बैग NPK के 5 किलो जिंक डाल देना है, खेत को तैयार कर देना। इस तरीके से जब है ये खेत पूरा ही आपका तैयार हो सकता है। आप यहाँ पर मिट्टी देख सकते हैं, पत्थर भी है, काली मिट्टी है, और यहाँ की मिट्टी जो है दरारें चलती है। तो इस तरीके से खेत की तैयारी करते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि बीज दर कैसे रखी जाए, कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए और कितनी दूरी पर बीजों को डालना चाहिए। उसके लिए हम दूसरे खेत पर चल कर बात करते हैं। तो चेतन भाई, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने खेतों में गेहूँ लगा दिए हैं। ये लगभग 20 से 25 दिनों के गेहूँ होने आ गए हैं। अभी हम खेत की तैयारी की बात करके आए, खाद उर्वरक को लेकर आए। अभी हम बात करेंगे गेहूँ लगाने के तरीके को, इसमें खाद के तरीके को, ये सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे यहाँ पर जिस तरीके से गेहूँ लगे हुए हैं, क्या आपके वहाँ पर भी इस तरीके से लगे हुए रहते हैं? सर लगे तो इसी तरह रहते हैं, लेकिन हमको वहाँ और यहाँ में अंतर ये दिख रहा है कि यहाँ कतार से कतार की दूरी कम है और पौधे से पौधे की दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है। और हमारे यहाँ कतार से कतार की दूरी अमूमन 6 से 7 इंच पे रहती है, और पौधे से पौधे की दूरी सघन बोए जाते हैं। हमारे यहाँ पे पौधे सघन होते हैं और कतार से कतार की दूरी कम रहती है सर। तो यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि पौधे से पौधे की दूरी कम रहती है, लेकिन कतार से कतार की दूरी ज़्यादा रहती है। तो किसान भाइयों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ आप जैसा देख रहे हैं कि सारे पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। लगभग 4 इंच की दूरी इस साइड है, 4 इंच की दूरी इस साइड है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पौधे पास पास में नहीं है और कतार भी ज़्यादा पास नहीं है। तो इससे क्या होगा कि एक पौधे की एक लिमिट होती है कि 20-25 कल्ले फुटाव करना, है ना। 40-50 कल्ले तक भी होते हैं, लेकिन उसके लिए पर्याप्त जगह मिलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खेत हल्का होता है, खाद उर्वरक सही से नहीं दे पाते हैं, तो 40 कल्ले निकलना मुश्किल होते हैं। 40 कल्ले का यदि आपको प्रैक्टिकल करना है, 40 कल्ले 50 कल्ले कितनी उसकी कैपेसिटी है, तो आप इस तरीके का डोर का प्रयोग करो, है ना। डोर को खेत के थोड़ा सा बाहर रखो ताकि हवा वगैरह पूरा मिले। वहाँ आप कम से कम लगभग 8-8 इंच पर पौधे लगाओ हाथ से दाने डाल के, तो वहाँ आपको कल्ले का फुटाव दिखेगा। लेकिन यदि वही प्रैक्टिकल अपन खेत के अंदर करेंगे ना, तो खेत में एक समान खाद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी रिस्क हो जाती है। यदि दूरी पर रहेंगे, ज़्यादा गैप मिलेगी तो खरपतवार ज़्यादा उगेगा, खरपतवार उगेगा तो पौधे को दिक्कत आएगी। साथ में यदि पौधे ज़्यादा सघन है तो उनके आपस में प्रतिस्पर्धा रहेगी। खाद तो जो है खेत के अंदर मौजूद है। अब पौधों की अगर मान लीजिए आप और मैं पास में बैठे, यहाँ पर एक रोहित को भी बिठा दें और एक और भैया को बिठा दें, हम 4 लोग यदि हम इस क्यारी के अंदर बैठते हैं और यहाँ से हमको रहता है कि भैया यहाँ से जो भी मिले आपको उसको निकाल के खाना है। मान लो गाजर लगा रखी है, उसको निकाल के खाना है ना। तो अगर मान लो थोड़ी मात्रा में है खान, तो अपन क्या करेंगे, मैं आपका भी खींचूंगा, मेरा भी खींचूंगा, आपस में खींचेंगे, है ना। कुछ भी खाने का यदि होगा या फिर यहाँ से ये खरपतवार हटाना है, हमको टारगेट दे दिया कौन ज़्यादा खरपतवार हटाएगा, है ना। अब आपको भी ग्रोथ करना है, मुझे भी ग्रोथ करना है, तो अपन आपस में मैं अपना तो लूँगा लेकिन साथ में आपको का खरपतवार भी लूँगा। तो इससे क्या होगा, पौधे में कंपटीशन बढ़ेगा। अब अगर पौधे कंपटीशन बढ़ेंगे तो वो लड़ाई में रहेंगे, वो अपनी ग्रोथ पर विकास नहीं कर पाएंगे। जो ज़्यादा खाद खरीद खा लेगा वो तो ग्रोथ करेगा, लेकिन जिसको नहीं मिल पाया वो दुबला पतला सा रह जाएगा। तो पूरे खेत में एक समान बालियाँ और एक समान पौधे नहीं रहेंगे। इसके लिए क्या करना होता है कि जब कतार से कतार की दूरी तो है, हमें सभी को पता है कि एक गेहूँ यदि हम अच्छी किस्म का लगाते हैं तो 15 से 20 कल्ले आराम से फूटेगा। यदि हम तेजस की बात करते हैं तो 5 कल्ले, चाहे कितना भी सघन हो, तो 5 कल्ले से स्टार्ट होते और 40-45 कल्ले तक भी वो निकाल लेता है। अपने खेत में सर मैं अपने खेत पे तेजस लगाया पिछले साल, तो 7, 8, 10,
12 कल्ले तक मैंने निकाले हैं। उसमें जैसे हम लोग ट्रेडिशनली अपने यहाँ जैसे बो रहे हैं सर, तो उस टाइम तो उतना अनुभव नहीं था, तो हमने वैसे ही बोया था जैसे आपको अभी बताया गया, जैसे कतार से कतार की दूरी ज़्यादा थी और पेड़ से पेड़ की दूरी कम थी, तो उसमें हमने 5, 10 और 12 तक के कल्ले देखे उस पर सर। जी अभी आपने 12 देखे ना, अगले इस साल अभी यहाँ से जाओगे ना तो 25-25 कल्ले भी देखेंगे, है ना। तो होता क्या है कि जैसे कि ये पौधा है, इसके अगर आसपास आप 4 इंच की जगह छूटती है ना, तो 4 इंच में तो जितने कल्ले फुटा हो अपने खेत की कैपेसिटी प्लस बीज की जो कैपेसिटी ना, उसके हिसाब से 15 से 20 कल्ले निकालेगा। तो एक तो ये जगह कवर हो जाएगी, प्लस यहाँ जो छोटा छोटा खरपतवार उग रहा है ना, ये ऊपर जाके सघन होगा, इनके पत्ते आपस में ढक जाएंगे, तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप पौधे में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, पौधा स्वस्थ ग्रोथ करना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे कि किस्मों के बारे में। जैसे कि आपने बताया तेजस मध्य प्रदेश की एक बेहतरीन किस्म है, पिछले 4 से 5 सालों में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। इस किस्म की यदि हम हेक्टेयर की बात करें तो 80 क्विंटल हेक्टेयर तक का उत्पादन आता है, जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दर्ज है। आप भी यदि कोई भी गूगल वगैरह करेंगे तो 75 से 80 क्विंटल तक आपको दिखाई देता है। लेकिन यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये करना बड़ा मुश्किल सा लगता है, जबकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड कम बताती है ना, क्योंकि इनके ट्रायल होते हैं, ट्रायल होने के बाद रिकॉर्ड जाते हैं, तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रहता है 70 कुंटल, 75 कुंटल, 60 कुंटल। लेकिन इस तेजस को लेकर गवर्नमेंट भी श्योर है कि 80 कुंटल तक भी किसानों ने निकाला है। और हमारे यहाँ तो लगभग बहुत सारे किसानों ने, आप मिले हैं सुबह से लेकर बहुत सारे किसानों ने बताया है कि आधे एकड़ में कितना बताया आपको यहाँ पर? आधे एकड़ में कम से कम में 15 तो आता ही है, और अधिकतम 20 से भी हम लोग ऊपर खींच लेते हैं सर। जी सर, जी सर, है ना। तो यहाँ देख बता रहे हैं कि 15 तो आते ही है, तो इस तरीके से आपका पूरे एकड़ में 15 आता है ना। तो आपका वहाँ का रेशो है जो आधा है ना, तो अब उसको पूरा करना है, मतलब आपके यहाँ लगभग 30 से 35 क्विंटल एकड़ का उत्पादन निकालना है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे किस्मों के बारे में। तो आपके क्षेत्र के हिसाब से सबसे पहले तो आपको किस्मों का चयन करना है ना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगभग पहले एक ही था, क्लाइमेट लगभग सेम है, मिट्टी भी देखी जाए तो लगभग सेम रहती है। हाँ, कहीं कहीं कुछ पहाड़ी इलाके आ गए हैं, वहाँ पर मिट्टी का कलर वगैरह थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन लगभग मिट्टी यही रहती है। अभी हम किस्मों की बात करेंगे तो देखिए चेतन भाई, किस्में गेहूँ के अंदर हज़ारों किस्में है ना। अब अपने लिए कौन सी बेस्ट किस्म है उसका चयन करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। कई बार होता है कि हम कुछ अगेती किस्में लगा लेते हैं, लेकिन अपने खेत लेट खाली हो रहे हैं और किस्में अपन जो अगेती वाली वेराइटियाँ है वो बाद में लगा रहे हैं, या जो पछेती वेराइटियाँ है उसको हम पहले लगा रहे हैं। तो इसमें अपने को सबसे पहले चयन बहुत ही सोच समझ के करना है। अब सबसे पहले चयन की बात करें तो इसमें 2 तरह की चीज़ें होती है, एक कठिया वैरायटी आती है, एक खाने वाली वैरायटी आती है। जितनी भी रोटी बनने वाली वैरायटी है ना, वो सभी शरबती से क्रॉस होती है, उन्हें अर्ध शरबती कहा जाता है ना। तो खाने वाली वैरायटियाँ बहुत है, जैसे पूसा वकूला है, पूसा वाणी है, 1544 है, राज 4037 है, राज 4238 है, और उसके अलावा 1605 चंदोसी है। ऐसी कई सारी वैरायटियाँ हैं जो खाने में काम आती है। और सबसे मेन वैरायटी होती है शरबती C306, जो कि मध्य प्रदेश की फेमस है, लेकिन उसका उत्पादन बहुत कम आता है। उसी से क्रॉसिंग करके बाकी जो वैरायटियाँ हैं वो बनाई गई है। इसके अलावा कुपोषण से लड़ने के लिए देश में और वैरायटियाँ डेवलप की गई है, वो कि मालवी कठिया के नाम से आती है। जैसे पूसा तेजस हो गई, जो पिछले 4-5 सालों से बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। उससे पहले 8663 थी, 8713 पूसा मंगल, ऐसी काफ़ी सारी वैरायटियाँ कठिया वैरायटियों में निकली। और आपने पूछा तेजस लगाया, इस बार आप कौन कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं? सर मैं जो सीड है आप ही के यहाँ से लिया हूँ, तो उसमें ने सर मैं 5 वैरायटी ख़रीदा। तो 5 वैरायटी में सर मैंने सबसे पहले लगाया हूँ पूसा तेजस, अभी लगाएंगे सर। और उसके बाद 8777 HI की 8777, जिसके बारे में आपने में अभी बताया हमको। और तीसरा है सर हमारा राज 4037, जो खाने के लिए है सर, और 4238 जी सर। और तीसरा है सर 1544। तो 3 सर खाने वाली वैरायटी है और 2 हमने कठिया वैरायटी लगाई सर। जी सर। तो अभी हम बात करें कठिया वैरायटियों के ऊपर आते हैं ना। कठिया वैरायटियों का उत्पादन खाने वाली वैरायटियों से ज़्यादा रहता है, उसका दाना मजबूत रहता है, वजन दाने में वजन ज़्यादा रहता है। यदि हम दोनों खाने वाली वैरायटी और इसका हम बोरे भरते हैं ना, तो तेजस 1 कुंटल 40 किलो तक भी एक बोरे में चला जाता है। दूसरी वैरायटियाँ ऐसी दिखती ज़्यादा है, बोरे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन वजन की यदि हम बात करें तो वजन उनका कम रहता है। वो एक बोरे हम भरेंगे ना तो 1 कुंटल 10 या 20 किलो तक ही जाएगा।
अब बीज दर की भी बात करेंगे। तो किसान भाइयों, प्रति बीघे की बात करें तो 25 किलो प्रति बीघा मैक्सिमम किसान भाई सीड्रिल द्वारा ही बोते हैं हमारे इधर, लेकिन कई सारे किसान भाई है छिड़काव विधि से भी बीज डालते हैं। छिड़काव विधि से बीज डालने में एक तो बीज दर ज़्यादा जाती है, पौधे से पौधे की दूरी समान नहीं रहती है। अभी आपने जैसे मान लो बीज डाल दिया, कुछ बीज अंदर गया कुछ ऊपर निकला, तो वो सारे एक साथ ग्रोथ नहीं करेंगे, कभी कुछ ऊंचे गए कभी कुछ नीचे गए, तो पैदावार छिड़कने वाली में कम आती है। सीड्रिल से आप बोओगे तो सारी जो है 3 इंच पर सारे बीज गिरे हुए हैं, तो एक समान उनके लय हो गई, सिंचाई एक समान मिली, खाद एक समान मिला, ग्रोथ एक समान हुई, तो उत्पादन भी एक समान ही सभी दाने देंगे। थोड़ा सा दाने के ऊपर फ़र्क आ जाता है, मान लो किसी का दाना हल्का है छोटा है ना, तो वो ज़्यादा गिर रहा है मशीन से, तो वो अपने को सेट देखना है। मान लीजिए अब तेजस कम भी गिरेगा तब भी फुटाव ज़्यादा करेगा, लेकिन कुछ खाने वाली वैरायटी वो फुटाव कम करेगी, तो उसमें थोड़ी सी अपने को हाँ छगन रख लेना है ताकि उससे दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा आप क्या और पूछना चाह रहे हैं? पूछने का नहीं सर, जैसे मैं अपने यहाँ की क्लाइमेट के बारे में मैं जो अपना प्रयोग किया हूँ वो बता रहा हूँ। जैसे सर मैंने पिछले साल पूसा तेजस का मैंने बीज डाला, तो सर शुरुआत में उसकी ग्रोथ हमने तो ये गलती कर दी पहले कि सबसे ज़्यादा हमने सघन बो दिए, और 2-4 किसान लोग हैं जो हमारे यहाँ अच्छे समझते हैं, वो लोग हमको बताए कि घने ज़्यादा हैं और बेड पे अपनी दूरी कम कर दी, ज़्यादा बढ़ा दी है। तो जब सर अब जो बो गया उसके बाद हम लोग उसको आगे उसका प्रबंधन करते गए, तो हमको ये दिखा सर कि आगे जाके जो पौधा है थोड़ा सा ग्रोथ लेट ले रहा है, और एक तो सर हमने थोड़ा लेट लगाया था उसको, तो उसके बाद धान के फसल के बाद लगने के लिए सर हमको थोड़ा सा देरी ही हो जाता है। तो वो जब ऊपर आया सर बढ़ते बढ़ते, फिर जो एक टाइप से बोलूँ सर हमारे यहाँ तो गन्ने के जैसा उसका तना था, बहुत मोटा तना, वो तेजस का ऐसे ही रहेगा, मजबूत गिरता नहीं। तो उसमें सर हमने 3-4 प्रकार से उसकी बिजाई की थी, कुछ को ऊपर बिजाई किए थे, कुछ को गहरी किए थे, और कुछ को थोड़ा दूर दूर भी किए थे। एक ही खेत में मैंने दूर दूर बोया था, उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा उत्पादन मिला, और हमारे यहाँ तो मैक्सिमम 12-13 क्विंटल का है, और हमने उस टाइम पे सर 15.5-16 क्विंटल तक गेहूँ निकाला है अपने खेत से। और बीज में सर बोलें तो तेजस है, लोक 1 है और 322, तीनों गेहूँ बोया, उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन मेरा तेजस का रहा। जी सर। तो आप जुड़े हमसे, फर्स्ट साल आपने तेजस की बुआई की, आपके अपने क्षेत्र में जहाँ 10 से 12 क्विंटल उत्पादन आता है, वहाँ पर आपने प्रैक्टिकल करके 15 क्विंटल गेहूं का उत्पादन बढ़ाया है, और वैरायटी लगाई थी पूसा तेजस। इस बार इन्होंने और भी कई सारी वैरायटियाँ ये लगा रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार आपका जो है कम से कम 1.5 गुना और बढ़े, है ना। कम से कम आप वहाँ पर अगर 15 जा रहा है ना, तो अपन उसको 1.5 गुना 20-25 तक ले जाएँ, फिर अगले साल उसको 40 तक ले जाएं। यहाँ जो होता है ना वहाँ पर भी उतना करके हम देखें। जैसा कि किसान भाइयों मैंने आपको बताया कि आप फास्फोरस और पोटास की पूर्ति पहले आप कर दीजिए। अक्सर अभी क्या हो रहा है चेतन भाई, किसान भाइयों को NPK उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, हमारे यहाँ नहीं है ना, NPK उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अगर NPK उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो उनके पास ऑप्शन रहता है DAP का, है ना। तो अगर DAP डालना है तो उसका क्या शेड्यूल करें, मैंने वहाँ आपको बता दिया 4 बैग, है ना, और बाकी का यूरिया 2 छिड़काव में आपको देना है। यदि आप DAP का कर रहे हैं ना, तो आपको DAP तो डालना ही है 4 बैग, लेकिन आपको 2 बैग पोटास की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि DAP के अंदर आपको पोटास नहीं मिलता है, वो भी आपको खेत की तैयारी के समय देना है, साथ में जिंक देना है। हाँ, बाद में यहाँ यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है DAP डालने से, तो यूरिया की मात्रा जब हम 2 बार सिंचाई में छिड़काव करते हैं ना, उस समय अपने को कम कर लेना चाहिए। अभी किसान भाइयों क्रांतिक अवस्था रहती है पौधे की, ये अभी फिलहाल क्रांतिक अवस्था में नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये क्रांतिक अवस्था में आएंगी। क्रांतिक अवस्था मतलब पौधे के अंदर कल्लों का फुटाव स्टार्ट होना। अभी जो है ये सिंगल निकल रहा है, एक ही कल्ला निकला है, लेकिन कुछ दिनों बाद इसके पास में से एक और तैयार हो गया, है ना। इस तरीके से 2-4 कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये रहेगी इसकी क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी ग्रोथ को बढ़ने के लिए। तो जो खाद अपनों ने पोटास वगैरह दिया है वो एकदम से काम नहीं करेगा। अभी जो काम कर रहा है, जो अपने अंदर देसी खाद पड़ा है या दूसरा जो खाद पहले से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो इसको बढ़ा रहा है। अभी इसको तत्काल ग्रोथ के लिए हमें यूरिया की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये क्रांतिक अवस्था में रहता है, तब यूरिया का छिड़काव करना है, छिड़काव करने के बाद सिंचाई दे देनी है, फिर ये पूरा खेत एक जैसा हो जाएगा। जी सर, एक और बात थी, जैसे कि सर यहाँ पे
खरपतवार दिख रहे हैं हमको, जैसे आपने पूर्व में इसमें सोयाबीन लिया हुआ है, तो उसका यहाँ पे नियंत्रण किस प्रकार से होता है सर? देखिए अगर ये वैसे तो बहुत कम मात्रा में इसमें से सोयाबीन वगैरह तो ज़्यादा ऊपर जाएगी नहीं, जैसे गेहूँ बड़े होंगे ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो गेहूँ के लिए ख़तरनाक होते हैं, वो कंपटीशन करते हैं ना, तो ऐसी काफ़ी सारी दवाइयाँ। अभी तो इसमें मुझे इतना कोई खरपतवार जो आपको दिख रहा है ना, ये तो इसके अंदर दब जाने उतना है ना, ये तो इसके अंदर ख़त्म हो जाएंगे, ये जो इसकी हाइट ही नहीं रहेगी, ये तो इसके अंदर ख़त्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे अंदर, जब उनको हवा नहीं मिलेगी ना तब ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यदि हमको कुछ अलग तरह का, अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, कुछ अलग तरीके का खरपतवार दिखता है ना, तो ऐसी काफ़ी सारी दवाइयाँ आती है, D14 वगैरह खरपतवार नाशक, वो क्रांतिक अवस्था में छिड़काव कर दो। उससे होगा क्या, गेहूँ एक बार थोड़े से पीले पड़ेंगे, है ना, इनकी चाल रुकेगी, ठीक है। उसके बाद फिर यूरिया देके सिंचाई करेंगे, तो वो क्रांतिक अवस्था से पहले भी अपन कर देते हैं ना, तब भी ये ख़त्म हो जाता है। और गेहूँ के अंदर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती है बढ़िया, है ना, मैं यहाँ पर कोई नाम नहीं लूँगा क्योंकि मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है रासायनिक दवाइयों की, तो दिक्कत आती है। तो ऐसी काफ़ी सारी दवाइयाँ आती है ना, वो छिड़काव आप कर देते हैं ना, तो ये ख़त्म हो जाता है। और वो करना है तो आपको अभी कुछ मतलब ये जो 25 दिन है ना, इससे पहले कर देना चाहिए। उसके बाद यूरिया दे के हम वापस से सिंचाई करें ना, उससे पहले अपन को वो दवाई मार के रेडी कर देना चाहिए, ताकि खेत जो है अपना बिल्कुल फ्रेश हो जाए। खरपतवार तो बहुत ही कम रहना चाहिए जी सर, है ना, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती है, ये सघन हो जाएगा। फिर दूसरा और कहना चाहेंगे सर, जैसे कि अपने यहाँ सर हम 2 अवधि की धान बोते हैं, एक अर्ली वैरायटी रहती है जो जल्दी आती है, और एक लेट वैरायटी 145 दिन की धान। जैसे हमारे यहाँ सरना सबसे ज़्यादा फेमस है छत्तीसगढ़ में, तो सरना जो वैरायटी सर धान की, वो लंबी अवधि वाली फसल। तो धान काट के हमको जो पराली की व्यवस्था करके बोते बोते हमको आ जाता है सर नवंबर 25, तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। जो हमारे गवर्नमेंट डाटा पे है कि 1 नवंबर 6 से 25 के बीच में इसको बोना उपयुक्त है। तो सर जैसे हम लोग 25 के बाद बो रहे हैं, मैक्सिमम सर हम लोग 10 दिन ले रहे हैं उसके लिए, उसके बाद मान के चलो 10 दिसंबर तक जा रहे हैं, तो सर उसमें हमारा उत्पादन घटने या कुछ और संभावनाएं बढ़ती है सर, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जैसे 5 से 10 दिन का जो समय रहता है ना, वो इतना महत्वपूर्ण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। माह से कोई लेना देना नहीं, नवंबर में चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, हो सकता है कहीं कहीं जगह दिसंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो, है ना। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ना तो ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है ना, एक क्लाइमेट सा सूट होने लग गया। हो सकता है अभी आपके वहाँ नहीं लगा है, लेकिन आपके वहाँ अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो, है ना। ऐसी स्थिति में अपन वो भी दें, मान लो यहाँ नवंबर चल रहा है, 25 नवंबर आ गया, हम बताते हैं 10 से 25 नवंबर आप गेहूँ की खेती के लिए बेस्ट टाइम होता है। हो सकता है आपके वहाँ जाते हैं तो नवंबर में ऑलरेडी इतनी गर्मी आ रही हो कि उस समय अपन फसल लगाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा लेट हो, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना क्लाइमेट 10 दिन का चलता रहता है, 10 दिन से ऊपर जाता है ना तब दिक्कत आता है। दिसंबर में यदि गेहूँ अपन बो रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से यदि क्लाइमेट अगर आपका पहले आ गया है, मान लो ठंड पहले ऐसे, अभी जो ठंड है, ठंड यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे सर, ठंड वहाँ ज़्यादा मतलब सर 19-20 का पड़ रहा है सर। हम जैसे देख रहे हैं क्लाइमेट, तो हम लोग रास्ते पे आते आते ऑब्जर्व कर रहे थे, सर लगभग सेम लग रहा है, मिट्टी भी यहाँ की सेम है, ये उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है सर। ये तो जबकि हमारे यहाँ इससे ज़्यादा भारी मिट्टी है वहाँ पे जी। तो 5-10 दिन में तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ठंड का है। मान लो आपके वहाँ अगर ठंड बढ़ गई है तो आपकी गेहूँ के लिए टाइम आ गया है। अच्छा, लंबे समय में ठंड है, हाँ, मतलब अभी जैसे अभी यहाँ आपको ठंड नहीं लग रही ना, लेकिन ये मेरा काफ़ी समय पहले लगा दिया तभी ना ठंड का है। लेकिन अभी जैसे मान लो आपके वहाँ ठंड आ रही है, अभी आपको यहाँ ठंड कम लग रही है, वहाँ ज़्यादा ठंड लग रही है, तो मतलब आपके लिए गेहूँ का टाइम आ चुका है। जी सर। तो आपको थोड़ा सा अगेती करने का प्रयास करना पड़ेगा, है ना। चलिए अगेती वैरायटी लगानी पड़ेगी आगे। हाँ, थोड़ी सी अगेती वैरायटी जी आप लगा सकते हैं। जी सर। तो चेतन जी हमारे साथ है, और आज हम यहाँ पर आए हैं। मिट्टी हमारे यहाँ लगभग सभी तरह की मिट्टी इनको मैंने बताई। अभी जो मिट्टी है बिल्कुल पथरीली कंकरेली मिट्टी है। और अब हम बात करेंगे बुआई के तरीके के ऊपर। आप किस तरीके से बुआई करते हैं, कितना बीज डालते हैं, प्लस हमारे यहाँ जो बुआई होती है वो किस तरीके से होती है। गेहूँ की बुआई लगभग निपट चुकी है, लेकिन वही सीड्रिल है जिसमें हम गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, सरसों, लहसुन, जो मल्टी क्रॉप जो सीड्रिल है ना, वो अभी यहाँ चल रही है। तो अभी हम जानेंगे कि इसमें इनका क्या सवाल है, क्या ये पूछते हैं, किस तरीके की इनकी वहाँ की जो सीड्रिल होती है वो क्या होती है। तो सर बताइए साहू जी, आप यहाँ देख रहे हैं तो कैसा? सर हमारे यहाँ अमूमन जो सीड्रिल मिलती है
वो सोयाबीन के क्रॉप वाली मिलती है, जिस पे जो क्यारी से क्यारी की दूरी एक नियत जगह पे सेट कर दी जाती है। और मशीन भी बहुत हैवी मिलता है अपने यहाँ। ये तो अपना लाइट वेट मशीन है, लेकिन एकदम परफेक्ट है। जब पथरीली मिट्टी में चल रही है तो वहाँ भी चलेगी। और हमारे यहाँ जो मोटे फ्रेम के एंगल के बनते हैं, और जो क्यारी से क्यारी की दूरी वाला जो है वो नट के हिसाब से उसको फिक्स कर देते हैं, तो वो सोयाबीन के लिए है। इसका भी एक मेन कारण है, जो मुख्य कारण ये है कि गेहूं में हम लोग उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। ये सीड ड्रिल भी है। अगर हम यहाँ चलते हुए खेत पे देख रहे हैं तो यहाँ बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिख रहा है हमको यहाँ पे। तो उसको हम लोग अपने तरह से जिसको यहाँ से देख के जाएंगे, जो अपनी सोयाबीन वाली मशीन है उसको उसी तरह से डिज़ाइन करें तो हाँ, तो अपने को वहाँ पे मिल सकता है सर, जगह है सर। चलिए हम आपको शेड्यूल भी दिखाते हैं, और शेड्यूल के अंदर जो आपके सवाल हैं उनको भी लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी जालियाँ लगती है, किस तरीके से इसको सेटअप किया जाता है। अमरूद के अंदर 6 फसल में चने की फसल की जा रही है। ये जो चल रहा है शेड्यूल, इससे क्यारी बनाने का काम भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्यारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अभी आप यहाँ देखेंगे ना, तो ये जो बेल्ट है इससे क्या है, हम क्यारी बना लेते हैं, क्यारी बन जाती है। और इसको क्यारी कम ज़्यादा ऊपर नीचे अपन बना सकते हैं। पानी भी देने के लिए पानी देने का जो काम है ना, वो साथ में इसी साथ होता है। हो जाता है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे ना, अगर मान लीजिए आपके वहाँ दूरी आपने बढ़ा ली घटा ली, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। छेद लगे हुए हैं, इन छेदों से हम कम ज़्यादा करके अपनी दूरी सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये पीछे जो दाना गिर रहे हैं उनको ढकने का काम इसके ज़रिए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये गरारी ये घूमेगी, फिर ये घूमेगी, और इससे ये चक्रे घूमेंगे। अभी ये जो है इसके अंदर चने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पतली वाले रहते हैं ना, उसके अंदर गेहूँ जाते हैं। और कम ज़्यादा सेटअप करने के लिए ये ऑप्शन रहता है। यहाँ पर लहसुन का कर सकते हैं, हाँ, हापर से। तो ये मशीन आपके वहाँ पर लगभग सभी तरह की क्रॉप बोने में, इसमें थोड़ी सी बड़ी लगेगी तो लहसुन लग जाएगी, थोड़ी पतली लगेगी तो सोयाबीन लग जाएगी। सोयाबीन, चना, अलसी, मसूर सब कुछ लगा सकते हैं। यहाँ जो गिरारी, इनको हम बंद भी कर सकते हैं। अगर खाद वगैरह, हाँ, नहीं, खाद का लिए अलग रहता है। ये बिना खाद वाली है। खाद सीधा खेत में देते हैं। सीड्रिल के साथ खाद देने वाला काम बहुत कम करते हैं, है ना। इसमें आपका कोई सवाल हो तो मुझे पूछिए। सवाल सर, यहाँ पे ये इनके जो वो हैं पाइप से कतार से कतार की दूरी ज़्यादा लग रही है। और जैसा कि इसमें लग रहा है सर, हमारे यहाँ 9 नास की सीड ड्रिल चलती है। इसमें नासों की संख्या ज़्यादा है सर। ज़्यादा है, और जी सर, ये कतार से कतार की दूरी कम है सर। और पौधे से पौधे एक सघन नहीं गिर रहे। हाँ, आपके वहाँ क्या होता है, पौधे एक से ही रो में बहुत सारे बीज डल जाते हैं। पौधे से पौधे की दूरी भी एक फिक्स डिस्टेंस पे गिर रही है सर, बीज ऐसा है। और यहाँ पर क्या है कि ये एक के बाद एक जी सर। तो इसमें क्या है कि पौधे से पौधे में जितनी अपन इंच की दूरी रखना चाहते हैं, जी सर, उतनी सेटअप कर लेते हैं। ये गरारी घूमती है, फिर इसमें चने भरते हैं, और यहाँ से फिर सीधे यहाँ छेद के हिसाब से नीचे नास पे चले जाते हैं। और इतना नास इसमें दिख रहा है सर, उस हिसाब से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा सर। अच्छा। चीज़ को तब हम भी पूरा विश्वास है सर कि हम भी अच्छे से गेहूँ में उत्पादन ले पाएंगे, ऐसा है। जी। तो इसमें क्या है, आपको ये उसमें क्या होता है कि दूसरे चलते हैं, इसमें ये गिरारी चलती है ना। जी सर। तो गिरारी में क्या होता है, एक एक दाना उठाती है ना। यहाँ जैसे 2 दाने उठाए, ज़्यादा थोड़ा और अगर ज़्यादा डालना है तो फिर थोड़ा सा बड़ा वाला अपन गिरारी लेंगे तो 3 दाने उठाएंगे। 3 दाने उठाएंगे तो वो अपना खेत भरमा हो जाएगा, मतलब पौधे की संख्या। अगर ये दाना एक चाहिए तो इसको थोड़ा पतले वाली गिरारी लगाएंगे। गेहूँ यहाँ से 2 या 3 दाने गिरते हैं तो वो बराबर दूरी पर चले जाते हैं। ये जो है गोल गोल चक्कर देंगे। और इसमें कैसी भी सेटिंग कर लो, प्रति हेक्टर जो अपना जाता है हेक्टेयर किलो का, जी सर। हाँ, प्रति हेक्टेयर जो गेहूँ जाता है वो 125 से 30 केजी ही जाएगा, ज़्यादा फिक्स जाएगा। जी सर। तो ये बहुत अच्छा लगा सर, ये चीज़ देख के मशीन के हिसाब से तो बहुत अच्छा लगा सर। अपने को भी अपन चाहिए तो अपने यहाँ जो सीड ड्रिल है उसको कुछ मॉडिफाई करके, जैसे कि अपना बड़ी ट्रैक्टर पे चला रहे हैं तो हालांकि चक्कर ज़्यादा लगेंगे ट्रैक्टर के, लेकिन बीज उतना ही जाएगा जितना इसमें जा रहा है सर। कीमत भी अपन पहुँच लेते हैं। जी सर। लीजिए मॉडिफाइड कराने की कीमत में ये मिल रही है तो फिर उसको क्यों बिगाड़ना। जी सर। इसको जो विकास भाई है वो चला रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बुआई का काम करते हैं, तो अपन विकास भाई से भी पूछते हैं। काफ़ी समय से ये चला रहे हैं मशीन, तो विकास भाई का अनुभव और छत्तीसगढ़ से जो हमारे किसान भाई आए हैं उनसे उनके क्या सवाल रहते हैं विकास भाई से हम जानते हैं। विकास भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, आप इससे गेहूं की बुआई करते हैं तो क्या आपको लगता है किसान क्या बोलते हैं हमारे इधर के? अच्छी पैदावारी है। अच्छा। और बीज कम लगता है,
पैदावारी में ज़्यादा फर्क है। नियत बीज की संख्या है प्रति हेक्टेयर पे वो बराबर डालती है सीड। 25 किलो बीघा पड़ता है हमारे यहाँ पे। 125 के हाँ 125, हाँ वही। जी ये सबसे बढ़िया। और सर इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे लहसुन बोने का है या अपना वो सरसों है। तो लहसुन तो इसमें बो सकते हो ना, जी। कोई दिक्कत नहीं। उसमें इसमें क्या मॉडिफिकेशन ये बस करना ये पड़ता है? गियर ही चेंज करनी पड़ेगी अपने को, जी। जो कंपनी देगी आपको वो वहाँ से दोनों नटें खोल के चेन उतार के और ये पूरी राड बाहर आ जाती है, इसको निकाल के वापस डाल दो जैसे लग रही है। लॉक सिस्टम है। ये हाँ। चक्रे जो है ना कंपनी आपको देती है अलग अलग नंबर के, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। अगर आपको सरसों बोना है तो जो नंबर रहेंगे, गेहूं के लिए 4-5 नंबर की रहती है वो डलेगी, चने के लिए 6-7 नंबर जो भी रहते हैं इनकी नंबर वो डलेगी, है ना। हाँ, आप अनाज क्या के हिसाब कुछ से पूछना सर। चाह रहे हैं और इसकी कीमत नहीं वगैरह? सर हाँ सर, इसकी कीमत की कितने कीमत तो हम अपने को ये मशीन 55,000 में लाया था मैं 4 साल पहले, और आज इसकी कीमत है सब्सिडी पे। नहीं बिना सब्सिडी, आज इसकी कीमत है 65,000 रुपये। अच्छा फिर 10,000 भी रुपये बढ़ गया है फिर सर। भी ये सस्ती, आप 40,000 की मशीन ऑलरेडी लाते हो, है ना। आपके वहाँ 40,000 की मशीन चलती है वो, जिसकी दूरी ज़्यादा रहती है, तो उसकी एवज में ये अगर 65 में भी पड़ती है ना, तो उसमें तो आप 2-3 चीज़ें ही कर सकते हो, लेकिन इसमें आप लगभग बहुत सारी चीज़ें मल्टी क्रॉप कर सकते इसको आप चाहो तो ये हाँ टाइन की दूरी कम ज़्यादा कर सकते हो। जो ये लग रहा है ना ये नट, ये मैंने भी कम ज़्यादा की इसकी। जी अपने सेटिंग कर हाँ सेटिंग हमने पहले थोड़ी पास थी, थोड़ी दूर की, फिर पहले 3 इंच का था, अब 4 इंच का हमने जिस वो तरह से चाहे उस कर तरह दिया। से कर सकते हैं। हाँ। सबसे अच्छा चीज़ ये लगा सर कि इसकी ये जो चक्री है जो पीछे है, हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में बनती है उसकी चक्री सामने रहती है, तो कभी कभार क्या जैसे अपन इसको उठाए अप किए तो उसमें जो ट्राली हिच करने का पुल करने का रहता है उसमें पकड़ के टूट जाती है, तो वो एक मेजर नुकसान पड़ता है सर अपने को। वो गेहूँ वो अपने सोयाबीन वाली मशीन होगी आपके पास। इनके पास सोयाबीन वाली मशीन से ही हम चना गेहूँ और जो भी फसल है जैसे अपना मटर है उसी से बोते हैं सर। तो इसीलिए ये छोटी छोटी बातें हैं सर जो हमारे फसल में उत्पादन नहीं आने के कारण है, जो यहाँ आके हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। मटर के लिए तो ये बहुत अच्छी है, अगर मटर पर इसको सेट करो ना तो इतनी एग्जिट दूरी पर डालती, क्योंकि उसका दाना भी गोल रहता है ना, जितना चाहे उतना बीज अपन डाल सकते हैं। जी सर, तो बहुत कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, संतुष्ट हैं सर इतने सवाल से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसान भाई आपने देखा कि आज चेतन जी साहू ने ये मशीन देखी कि इस तरीके से हम ये करते हैं सीड ड्रिल से बुआई, और भी बातें करते करते अपन चलते हैं, फिर ये इनका भी बुआई का काम रुका हुआ है ना। चलिए, तो आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सभी भाई है और हमने पूरा दिन खेतों में घूमे, बिजाई के तरीके को जाना, खरपतवार और खाद के तरीके को जाना। अभी हम फाइनल डिसीजन पर पहुंचेंगे कि आपने पूरे दिन क्या नोटिस किया कि क्या कारण है जो अपना उत्पादन छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का उत्पादन डिफरेंस आ रहा है ना। तो आप हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उनके दिल में जो सवाल चल रहे हैं ना वो सभी सवाल आपने मुझसे पूछे हैं ना। तो वही सवाल आप बताइए हमें कि क्या आपको लगा, क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है जिनको सुधार कर हम उत्पादन गेहूँ में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सर बिंदुवार तरीके से जैसे मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहला तो सर खेत की तैयारी। धान के बाद हमको मिट्टी भुरभुरी चाहिए गेहूं के लिए, जो छोटे पत्थर हो या छोटे जैसे मिट्टी हो। उसके बाद जो अपना खाद का मैनेजमेंट है उसको पहले शेड्यूल से पहले करना है। और मशीन सबसे यहाँ पे मेन मुख्य भूमिका आ रही है सर मशीन की। यहाँ मशीन जो चल रही है और हमारे यहाँ जो चल रही है 9-10 की जो अपनी सीड्रिल है, और उसके एवज में जो ये अभी चल रही है हम लोग अभी जो जिसको देख रहे हैं उसमें 9-10 की जगह 17 टाइन चल रहा है। तो कहीं न कहीं वो कतार से कतार की दूरी को मैनेज कर रहा है और बीच से बीच की दूरी को मैनेज कर रहा है। ये एक बहुत मुख्य कारण है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। और सर जैसे और इसके बाद देखें तो रोग का नियंत्रण है सर, रोग आ रहे हैं या कीट पतंगे उसको किस टाइप से अपन मैनेज कर रहे हैं, ये तो सर जब हम अगर खेती में जाएंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे। और जो सबसे मुख्य कारण है जो अभी तक मैं यहाँ पे नोटिस किया सर वो सीड ड्रिल का मशीन है सबसे बड़ा। तो मशीन में हमको बहुत सारा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। और बाकी सर पानी का भी है सर। पानी हमारे यहाँ जो जितना छत्तीसगढ़ में पानी बचा ले सर उतना ज़्यादा अच्छा है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि धान की फसल छोड़ के अब अनाज में आके गेहूँ या और तिलहन दलहन पे ध्यान दिया जाए। धान की फसल बो के हमने अपनी मिट्टी की शक्ति को कमज़ोर कर रहे हैं। तो जी सर। तो फसल चक्रण को चेंज करते हुए तिलहन दलहन या गेहूँ
अगर हम यहाँ आके सीख के जाएंगे और हमारी फसल ज़्यादा आती है तो ज़रूर हम 10 किसानों को और सिखाएंगे सर इस चीज़ को, कि हम लोग इतना दूर आके ये चीज़ सीख के गए और हमारी फसल इतना आ रहा है। अगर हम गेहूं में अच्छी उत्पादन ले पा रहे हैं तो धान तो उसे सस्ता बिकता है सर हमारे यहाँ, तो धान से ज़्यादा अच्छी गेहूं है। अच्छा, तो कुल मिलाकर सर कंक्लूज़न ये है कि हमको यहाँ जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो सीखे उसको जाके अब अपने फील्ड पे करके देखेंगे सर, फिर जो अपने यहाँ से रिज़ल्ट आएगा वो सबसे परफेक्ट रहेगा सर। जी सिर्फ फ़ोन पर भी इन्होंने काम किया तो अपने एरिया में बहुत अच्छा उत्पादन इन्होंने दिया है। लेकिन इस बार आप सीखे हैं MKD सीड्स से, आपने बीज खरीदा है, बीज की क्वालिटी आपको कैसी लगी वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। और आपके यहाँ से जो सीड मैंने मंगाया उसके मैंने बोरी और पैकिंग भी बहुत अच्छी आती है। कहीं आपको रास्ते में यहाँ से ले जाने में फट गई या चूहे का काटना या गिरना इस चीज़ का नहीं आता, शिकायत ही नहीं है। डबल बोरे में पैकिंग होके आती है और बीज की क्वालिटी बहुत उम्दा है। तो हमको आधार बीज मिले हैं सर से, तो आधार बीज पे बहुत अच्छा है सर, बीज बहुत अच्छा है आपका। जी, आप बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं और मेहनत के साथ खेती करते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों को नोटिस करते हैं किस तरीके से उत्पादन बढ़ाया जाए। और निश्चित ही बीज का अपना एक खेल होता है, इसके अंदर बीज अपना एक ताकत दिखाता है और कहा भी जाता है जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। और अधिक जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में नंबर दे रहा हूँ, खेती के बारे में आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, बीज की जानकारी ले सकते हैं। और किसान भाइयों, आप छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि उनको भी अपना उत्पादन किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। आज हमने पूरे दिन फील्ड में गेहूं की खेती में कैसे उत्पादन लें इस पर बातचीत की। इसके लिए हम साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साथ में सभी लोग पधारे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपके जो प्रश्न देखे जाने, मैंने भी वहाँ की कल्चर और वहाँ की खेती के तरीके को समझा और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा दिन रहा आज का, क्योंकि वहाँ क्या चीज़ें हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, उन चीज़ों को हमने कंपेयर किया। सर एक बात और कहना जी। चाहेंगे, सर ने हमको समय दिया और जो हमको यहाँ रहने का सम्मान जो भी है सर, उसके लिए आपको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये सर हम किसान भाइयों का काम है, एक दूसरे को मिलकर हम खेती में किस तरीके से उत्पादन बढ़ा सकें इस पर काम करते हैं। किसान भाइयों, आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो सभी किसान भाइयों को शेयर करिए, अपने जो भी ग्रुप है उनमें भी शेयर करिए, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ शेयर करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मुलाकात करेंगे। जय भारत, जय किसान।